देख रहे हैं साधना टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं एक बार फिर हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम आई एम सेफ समाचार में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सुरक्षा को लेकर सुरक्षा आप लोगों को देने का हमारा मकसद है इस कार्यक्रम के जरिए। और जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो सुरक्षा को लेकर हर कोई चिंतित है, हर कोई चाहता है कि मैं सुरक्षा के घेरे में रहूं, मैं सुरक्षित हूं। अगर मैं सड़क पर रात में 12 बजे भी जा रहा हूं या फिर दिन में कहीं जा रहा हूं या फिर कहीं जा रही हूं, मैं सुरक्षित हूं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम आज की बात करते हैं तो इस सुरक्षा का जो शब्द है ये बहुत बड़ी चिंता का विषय हम लोगों के लिए बन गया है। लेकिन अब ये सुरक्षा का जो भय था हमारे जहन में कि सुरक्षा नहीं है, हम सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन अब इस मंच के माध्यम से जो हमारा प्रोग्राम है आई एम सेफ समाचार, इस प्रोग्राम के जरिए हमारा ये वादा है कि अब आप सुरक्षित रहेंगे। और ये सब कैसे मुमकिन होगा, क्या होगा, ये सारी जानकारी देंगे हमारे साथ मौजूद गेस्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के, स्वागत करते हैं हमारे साथ मौजूद हमारे दोनों मेहमानों का। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं। स्वागत। और दर्शकों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आलोक कुमार जी, जो कि हैं CEO BDCS के, और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद है मिस्टर हेमंत शर्मा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। आलोक जी, मेरा पहला सवाल आपसे, आई एम सेफ जो सर्विस है वे ये वाकई में खुद में बहुत खास है, सबसे अलग है, सबसे हटकर है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज आप हम लोगों के लिए क्या खास लेके आए हैं? वैसे तो ये तो हर सप्ताह हम लोग मिलते हैं, बिल्कुल, और इस रिगार्डिंग बात करते हैं कि आई एम सेफ सर्विस को कैसे प्रमोट किया जाए और कैसे लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए कि इस सर्विस की ज़रूरत पूरे भारत में क्यों है, हर भारतीय के लिए क्यों है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कि हमें बताना है आई एम सेफ के बारे में, मैं बताऊं आपको कि अभी आज मैंने एक फाइल अपने हाथ में रखी हुई है, और ये फाइल स्पेशली पिछले 7-8 दिनों का एक जितने समाचार हैं इस रिगार्डिंग, जो न्यूज क्राइम्स के न्यूज आते हैं, उनका एक क्लबिंग है, उनका एक कोलाज है। इसमें हम लोगों ने ये देखा है कि मैं खुद नोटिस करता हूँ, हर कोई नोटिस करता होगा इस बात को रोज, कि रोज कुछ न कुछ पेपर में ऐसा होता है, 2-4-5 न्यूज इस तरह के लोकली हर जगह, जहां हम ये पाते हैं कि यार ये हिला जाती हैं आपको। अब जैसे कि न केवल कि हिला जाती हैं, बल्कि हम ये पाते हैं कि अगर काश किसके पास हमारी सर्विस आई एम सेफ उस वक्त हुआ करती। मुद्दा चाहे हमारे किसी खास फीचर पर्सनल डिजिटल डायरी का हो, या किसी खास सेफ्टी अलार्म का हो, या रेड अलर्ट का हो, या इस तरह की कोई बात हो, या ट्रैकर का मुद्दा हो, हम ये महसूस करते हैं कि काश उस बंदे के पास अगर सर्विस हुई होती तो शायद कहानी कुछ और होती। बिल्कुल सही कहा आपने। तो खास ये है कि आज हम डिस्कस करेंगे इस मुद्दे पे कि ये जो हमारे पास हाथ में फाइल है, इस फाइल में जितने सारे मैंने न्यूज मतलब को जमा कर रखा, इकट्ठा कर रखा है, उस बारे में जरा बात करते हैं। जरूर, मैं जरूर चाहूंगी आप बताएं कि क्या है इसमें। शुरुआत हम लोग उल्टी गिनती से करते हैं, मतलब हम लोग पिछले से शुरुआत करते हैं कुछ दिनों से। जो ये हमारे पास एक न्यूज है 8 सितंबर की, दिल्ली का ये पेपर है, खास पेपर है हमारा, जो दिल्ली का नंबर पेपर हमारा है। सन की आशिकों का खूनी खेल, इसमें 5 लोगों की हत्या कर दी थी, 2 युवकों ने मिलकर के 5 लोगों का। ये एकदम हमारे फ्रंट पे आया था ये न्यूज, ठीक है। हम ये समझते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ हो, ऐसा कुछ होता हो, तो उस वक्त जिस वक्त ये घटना घट रही थी, ये गांव में घटना घटी थी, उस वक्त अगर बंदों ने जो वहां पे जो विक्टिम थे या उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने अगर इंस्टेंट सेफ्टी अलार्म का इस्तेमाल किया होता, ठीक है, तो इंस्टेंट सेफ्टी अलार्म का इस्तेमाल करने की हालत में हमारे वहां पे लोग पहुंच जाते आसपास से। अच्छा। तो निश्चित तौर पे कुछ जानें बचनी संभव थी। किसी की इच्छा हुई, उसने उठाया पिस्तौल और किसी को मारना शुरू कर दिया। कारण जो भी हो, कानून को अपने हाथ में लेना गलत है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। गुस्सा आपके अंदर जो भी हो, लेकिन ये गुस्सा है जो कि आज है और कल खत्म हो जाएगा, लेकिन जो गुस्से में कांड हो जाएंगे वो वापस नहीं हो पाएगा।
और हम लोग आगे देखते हैं, तो बहुत मतलब ये न्यूज़ इतना ज़्यादा बिल्कुल झकझोर देता है। अटेंशन इसने लिया था सारे टेलीविजन मीडिया में, हर तरफ रेडियो पे और ये पेपर में हर तरफ छाया हुआ था न्यूज़। ये न्यूज़ 8 सितंबर की है, 7 सितंबर को घटना घटी थी। हम लोग एक देखते हैं, एक वैभव नाम का लड़का, उसकी बॉडी पाई गई थी, और ये न्यूज़ हमारी 9 सितंबर की है जी। वैभव नाम का लड़का था, वो अपने बिल्डिंग पर से, जो कि बिल्डिंग द्वारका में थी, सेक्टर 6 द्वारका दिल्ली, उस पर से गिरा हुआ मृत पाया गया। और जब ये मृत पाया गया तो ये बहुत सारे कयास लगे, पुलिस वालों ने कहा सुसाइड है, उसके माँ बाप ने कहा कि नहीं ये एक हत्या है, मर्डर है। ठीक है। और इस जद्दोजहद में कि हत्या है कि मर्डर है, कहीं न कहीं छूट जाता है इंसाफ बीच में। काश की वैभव ने अगर हमारे फीचर है पर्सनल डिजिटल डायरी, उसका इस्तेमाल किया, बिल्कुल सही, उसका इस्तेमाल किया, सारी बातें उसमें रिकॉर्ड हो गई। बिल्कुल। और वैसे किसी हालत में जो एकदम अत्यंत गोपनीय बातें भी आपके लिए हो सकती हैं, या आम बातें हो सकती हैं, खास बातें हो सकती हैं, अगर आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया होता तो उस रिकॉर्डिंग के बाद ये राज नहीं रहता। अब ये मामला साफ होता कि मामला हुआ क्या है। बल्कि मुझे यहां तक लगता है कि अगर उसने रिकॉर्डिंग कर दी होती, शायद उसकी हत्या हुई ना होती। क्योंकि पर्सनल डिजिटल डायरी का एक खास जो इस्तेमाल है, या एक खास जो फायदा है, वो है कि ये जो लोग कंस्पायर करते हैं आपके खिलाफ, उनको रोकता है। इसे जिन्होंने भी वैभव को मारना चाहा होगा, उनके मन में ये बात जरूर होगी कि हम लोग इसको मार भी देंगे और इस केस को दफा कर देंगे, हम लोग इस केस को दबा देंगे केस को। तो अगर उनको डर होता कि उसने मेरे बारे में कुछ बता रखा है उस डायरी में, ये तमाम बातों को रिकॉर्ड कर रखा है, शायद ये हिम्मत कर ही नहीं पाते वो लोग। सही कहा। हम लोग अगले केस को देखते हैं। ऐसे केस तो बहुत सारे होते हैं। संडे को 9 सितंबर के दिन ही एक और हम लोग देखते हैं केस कि ये एक मैसेकर प्लान किया गया था। मतलब बहुत सारे लोगों को मारने का प्लानिंग था, पर पुलिस ने उसको अनर्थ कर दिया। ऐसे केस बहुत कम होते हैं जब पुलिस टाइम पे इंटरवीन कर जाती है। हाँ, लेकिन हमें ऐसा बनाना पड़ेगा जब पुलिस हर केस में टाइम पे पहले पहुंच जाए, और ये संभव है सिर्फ सर्विस के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग आगे देखते हैं कि एक थोड़ा अलग तरह का न्यूज है। गैंग रेप के बाद पत्नी को बेचने का आरोप, इस तरह की चीजें। हालांकि ऐसे हजारों न्यूज हम देख सकते हैं लगातार। सही कहा, लगातार हम पेपर्स में, न्यूज चैनल्स में लगातार सुनते हैं। बिल्कुल। और रात के वक्त महिला कोच ने बदसलूकी, चढ़ा नशे में धुत सीआईएसएफ का जवान, महिला सहकर्मी और अन्य महिलाओं को कहे अपशब्द। ये मेट्रो में हुआ, दिल्ली में, राजधानी में हुआ, ठीक है। और वो औरतें कहीं न कहीं अपने आप को असहाय पाती रहीं। सिस्टम में एक बड़ी कमी है। सिस्टम में कमी ये है कि सिस्टम ये एविडेंस नहीं छोड़ता। अगर उन्होंने हमारे पास शिकायत की होती और हमने उस केस को हर लेवल पे परस्यू किया होता तो पर्याप्त एविडेंस होता। और ऐसी हिम्मत तभी लोग कर पाते हैं जब वो छूट जाते हैं, जब उन्हें पता होता हम छूट जाएंगे। और जैसा कि हम लोग लगातार देखते हैं, इस तरह की न्यूज भरी पड़ी हमारे पास। दिन दहाड़े महिला की हत्या, ये है आपको न्यूज हमारी 12 सितंबर की न्यूज है। हमारे पास अगली न्यूज है, महिला अधिकारी की घर में हत्या। ये सहायक आयकर आयुक्त के पद पे रह चुकी थी और महिला अधिकारी थी। दिन दहाड़े दिल्ली में घर में घुसकर इनकी हत्या कर दी गई। बदमाशों ने पुलिसकर्मियों को चाकू घोपा, इस तरह की बातें हम लोग देख रहे हैं आगे। 13 सितंबर को न्यूज है, घर में घुसकर महिला पार्षद पर हमला। दिल्ली की न्यूज मैं बता रहा हूं आपको, मैं यूपी की, बिहार की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की न्यूज नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, मैं दिल्ली की बता रहा हूं न्यूज आपको। अगर दिल्ली में ये हालात हैं तो हमारे भारत में, जहां की अधिकांश केस तो रजिस्टर्ड किए ही नहीं जाते, लोग हिम्मत नहीं करते या पुलिस वाले कई बार दबा जाते हैं केस को, जिस भी कारण से हो। लेकिन जहां भारत में, जहां दिल्ली में ये हालात हैं, बाकी जगह पे हालात क्या रहे होंगे। छेड़खानी से तंग लड़की ने की आत्महत्या, ये न्यूज है 13 सितंबर की ही। पुलिस बनी हैवान, युवती ने दिखाई हिम्मत। एक खास न्यूज है, इस बारे में बताना बहुत जरूरी है और थोड़ा इस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं जी। दिन था 19 सितंबर का, ये 19 सितंबर को हम ये न्यूज आया है, ठीक है। दिन था 18 सितंबर का। 18 सितंबर के दिन रात को 2:30 बजे 3 युवक एक बाइक पर सवार होकर ओबराय होटल के पास से गुजर रहे थे। ओबराय होटल एक 5 स्टार होटल है, जानते हैं, ठीक है। रात को 2:31 पे 2 पुलिस वालों ने उन्हें रुकने का इशारा किया, रुक जाओ। शायद ट्रिपल लोडिंग होने के चलते 3 लोग
बाइक पे सवार थे, इस कारण रीजन रीजन जो भी हो। और उन लोगों ने बाइक नहीं रोकी। कसूर ये था, उन्होंने बाइक नहीं रोकी। ना उन्होंने कोई मर्डर किया था, ना कोई रेप किया था, ना कोई डकैती की थी। कसूर सिर्फ एक था कि पुलिस वालों के आदेश के आगे कहने पर बाइक नहीं रोकी। इस छोटी सी बात को लेकर 2 पुलिस वालों ने उनको बिना किसी खास कारण के एक डंडा जोर से मारा। अब उनका इंटेंशन क्या था ना मालूम। डंडा सीधे सामने से मारा गया, ऐसा लिखा है पेपर में, लिखा हुआ, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं आपको, जो लिखा गया है। डंडा सीधे सामने से मारा गया और वो तीनों बाइक सवार गिर पड़े जी। गिरने का परिणाम 2 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। और तीसरा तो ठीक है, उससे कम चोट लगी। और आईसीयू में भर्ती होने के बाद दोनों को सर में चोट लगी है, दोनों के स्कल में फ्रैक्चर हो गया है। अब केस ये है यहाँ पर कि पुलिस वालों ने डंडा मारा कि ना मारा ये बड़ी बात नहीं है। हो सकता है ना भी मारा हो, ये तो पेपर का न्यूज है। हो सकता है मारा भी हो। एक लड़की थी पुष्पा और साथ में एक लड़का और था। उन लोगों ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा, चश्मदीद गवाह थे वो लोग इस घटना के, और उन्होंने इस केस को तुरंत परस्यू किया। वो उसे लेकर हॉस्पिटल गए, पुलिस वालों के सामने बताया जो उच्च अधिकारी हैं, और उन दोनों पुलिस के जो कांस्टेबल्स थे उनकी शिनाख्त की कि भाई इन्होंने डंडा मारा था। वो दोनों कांस्टेबल्स गिरफ्तार कर लिए गए, अभी वो दोनों जेल के अंदर हैं। पुष्पा जिसने ये अभूतपूर्व काम किया, जिसने देश को एक तरह से मैं बोलूंगा जो महिला शक्ति है, जो महिला के अंदर ताकत है, जो एक हम लोग घर में सोचते हैं कि महिलाओं का रोल घर तक सीमित है, उसने दिखाया। उसने कहा भी कि जो जिंदगी है, पुष्पा का बयान मैं बता रहा हूं आपको, पुष्पा ने एक बड़ा अच्छा बयान दिया है। पुष्पा ने कहा है कि कोर्ट और थाने के चक्करों से बड़ी है जिंदगी। पुष्पा ने माना कि उसे चक्कर मारने पड़ेंगे कोर्ट के और थानों के, पर उसने कबूल किया कि जिंदगी ज्यादा बड़ी चीज है। ये बड़ी बात है, प्रेरणा है। और मैं चाहूंगा कि पुष्पा जी कभी हमारे कार्यक्रम में आके हमारी गेस्ट बने। लेकिन इस तरह से हम लोग इन तमाम बातों को जो हमने डिस्कस किया अभी, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि आईएम सिर्फ सर्विस की जरूरत क्यों है। जो मैं बताना चाहूंगा, हम लोग देखेंगे अभी कुछ देर में कि आईएम सिर्फ सर्विस की जरूरत क्यों है। ऐसी क्या बातें समाज में हैं, बदलते हुए भारतीय समाज में, जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि हम शुरू करें इस मुहिम को, जिसका नाम आईएम से विकसित हो रहे देशों में से एक है। जिंदगी लगातार बदल रही है और साथ ही नई समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। इस विकसित हो रहे समाज का सबसे दर्दनाक पहलू है असमानता, गरीबी और भुखमरी। और जब बात असमानता की हो और रातों रात अमीर बनने के ख्वाबों की हो, तो सामाजिक संरचना अत्यंत जटिल हो जाती है और इसका शिकार बनता है आम आदमी, आप और हम, जिन्होंने की मिलकर इस समाज को बनाया है। अपने जीवन की गुणवत्ता और जीवन स्तर को सुधारते सुधारते हम लोगों ने जीवन की गुणवत्ता के सबसे बहुमूल्य घटक सुरक्षित जीवन को ही खो दिया है। यहाँ आज हम बात करने जा रहे हैं सुरक्षा की। टीवी, अखबार, मैगजीन सब भरे पड़े हैं केवल एक कहानी आपको और हमें समझाने के लिए और जगाने के लिए कि सुनो, ये समाज हमारा अब सुरक्षित नहीं रहा। हर पल आशंकाओं से भरे समाज में आइए हम एक नजर डालते हैं अपनी सुरक्षा के कुछ आंकड़ों पर। वर्ष 2011 में हर घंटे इस देश में हत्या की 4 वारदातें दर्ज की गईं। वहीं हर 17 घंटे में दिल्ली और उसके आसपास एक हत्या हो जाती थी। हर घंटे पूरे भारत में 6 लोगों की किडनैपिंग हो रही थी। वहीं दिल्ली और उसके आसपास यह आंकड़ा हर 2.5 घंटे में 1 का था। पूरे भारत में वर्ष 2011 में हर घंटे डकैती, लूटपाट की कुल 4 घटनाएं हुई। वहीं दिल्ली और उसके आसपास यह आंकड़ा हर 18 घंटे में 1 का था। रोड एक्सीडेंट का आंकड़ा तो और भी डराने वाला है। भारत में वर्ष 2011 में हर घंटे 14 लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे थे। उनमें से अधिकांश लोग तो इस दुनिया से सिर्फ इसलिए चले गए क्योंकि समय पर उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। हम चलते हैं ये जानने के लिए कि जिस देश में हम नारी की पूजा करते हैं, वहाँ वह कितनी सुरक्षित है। वर्ष 2011 में पूरे देश में जहां हर घंटे 2 बलात्कार हो रहे थे, वहीं दिल्ली और उसके आसपास ये आंकड़ा हर 20 घंटे में एक औरत अपनी इज्जत खो रही थी। वर्ष 2011 में पूरे देश में जहां हर घंटे एक मासूम जिंदगी जहां दहेज की बलि वेदी पर कुर्बान कर दी गई, वहीं दिल्ली और उसके आसपास हर 17 घंटे में एक बहू जलाई जा रही थी। मामला चाहे आरुषि हत्याकांड का हो या शिवानी भटनागर हत्याकांड का या शोभित मोदी हत्याकांड का, या फिर आपके दिलो दिमाग को हिला देने वाली हाल ही में गुवाहाटी में सरेआम उस बदनसीब लड़की के साथ हुई घटना। इन घटनाओं ने हमें इस कदर झकझोर दिया कि हम आज तक उससे उबर नहीं पाए हैं।
इन सब में सिर्फ एक बात कॉमन है, वह है कुछ ऐसी कमी जो हमारे मौजूदा सुरक्षा तंत्र को कई बार बेमतलब और बेमकसद बना देती है। असल में हमें सही अप्रोच से सही समय पर सही तरीके से काम करने वाले किसी ऐसे तंत्र की हमें तत्काल दरकार है, जो कि आने वाले खतरों को न केवल कि अपने पहले भाप ले, बल्कि उस पर तुरंत इतनी त्वरित कार्रवाई हो कि हम कह सकें। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने जिस सेवा का निर्माण किया है उसे कहते हैं आई एम सेफ। जी हाँ, यही नाम है इस अनूठी सेवा का, जिसके बारे में हमारा दावा है कि ये दुनिया का तो अभी आपने देखा कि आपको आई एम सेफ सर्विस की जरूरत क्यों है। अब ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं सीधे हेमंत शर्मा जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हमारे साथ, उनसे जानना चाहूंगी। शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पर्सनल डिजिटल डायरी जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे, ये कितनी हद तक आप इसे ऑथेंटिक मानते हैं, ये बताएं। पर्सनल डिजिटल डायरी की अपनी एक एविडेंशरी वैल्यू है और इसको आप प्राइमरी एविडेंस के तौर पर, मतलब प्राथमिक साक्ष्य के तौर पर लिया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति, एक पर्सन है, अपनी खुद की आवाज देता है और उस आवाज की रिकॉर्डिंग होती है, अपनी जो भी उसके साथ घटनाएं घटती हैं उनकी रिकॉर्डिंग होती है और उस रिकॉर्डिंग को आप सेफ रखते हैं। जरूरत पड़ने पर जब कोई हादसा होता है, घटना होती है या कोई अपराध घटित होता है, तो उस अपराध में पर्सनल डिजिटल डायरी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि कई बार सुरक्षा एजेंसियां कहती हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां को कहना होता है कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं, हम कार्यवाही कैसे करें। तो किसी व्यक्ति ने कब ऑथेंटिक करता है, ऑथराइज करता है कि आप मेरे आवाज को एविडेंस के तौर पर दे सकते हैं और उस एविडेंस को पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या सिक्योरिटी एजेंसी एविडेंस के तौर पर कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकती है। और उसकी वही महत्वपूर्ण वैल्यू, उसी तरह महत्वपूर्ण वैल्यू है जैसे कि उसका पर्सनल स्टेटमेंट दिया जा रहा हो। इसलिए पर्सनल डिजिटल डायरी के माध्यम से रिकॉर्डेड चीजों की बहुत ही ऑथेंटिक है और लीगली ये वैलिड है। लीगली वैलिड है। तो मतलब कुल मिला के जो आई एम सेफ सर्विस है, इसे कितने पॉइंट देना चाहेंगे आप? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं आप, आपसे भी जानना चाहूंगी कितने पॉइंट देंगे? भाई, मेरा इसमें कहना है कि सुरक्षा का जो सवाल है वो जिंदगी से जुड़ा सवाल है। बिल्कुल। और जो भी व्यक्ति या जो भी सर्विस सुरक्षा को आगे लेके आती है, उसको एक मुद्दा बनाती है और लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाती है और उनको ये एहसास होता है कि मैं इस व्यवस्था में सुरक्षित हूँ, यहाँ मेरे साथ कोई क्राइम नहीं हो सकता। क्राइम होने पर सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उसके खिलाफ एक एविडेंस है और एविडेंस कोर्ट में प्रूफ होगा। और इस तरह से आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और वो अपनी सोच से अपने विचारों को आगे ले जाने के लिए काम कर सकता है। इसलिए आई एम सेफ सर्विस का होना इस इंसान के लिए बहुत जरूरी है और इसमें आप अपना उसका हर तरह से डेवलपमेंट हो सकता है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि आई एम सेफ सर्विस का इस्तेमाल होना जरूरी है। और अगर हम फिलहाल की बात करते हैं तो वाकई में हर कोई सुरक्षा को लेकर चिंतित है, अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, अपनों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण ये बात हो गई है, इतना ज्यादा कह दिया जाए कि इतना ज्यादा सोचा जा रहा है, विचारा जा रहा है। अगर कोई घर से निकलता है तो शायद उसे इस चीज का एहसास नहीं होता, वो ये सोचता है कि मैं वापस आऊंगा या भी नहीं। सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं हर कोई, मैं हूं या फिर वो आप हो। अगर आप भी इस सुरक्षा को, अगर आप भी इस सर्विस को अपनाना चाहते हैं, आई एम सेफ, अगर आप खुद में दृढ़ निश्चय करके ये सोच कर ये कहना चाहते हैं कि हाँ अब मैं सुरक्षित हूं, तो आप बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा, आप इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके लिए आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो नंबर्स आप अपनी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए देख सकते हैं। हेमंत जी, यहाँ पर अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, ब्रिजभूषण जी हैं दिल्ली से। आइए बात कर लेते हैं उनसे। हेलो, लगता है संपर्क हमारे साथ टूट गया है ब्रजभूषण जी का, जो दिल्ली से थे हमारे साथ। अब यहाँ पर वाकई में आई एम सेफ की हम जितनी भी तारीफ की जाए उतनी भी कम है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस सर्विस के होने के बावजूद भी लोगों पर संकट हो सकता है? सर्विस का होना एक अलग बात है और लोगों का होना, उन पर संकट का होना अलग अलग बातें हैं। अब सर्विस है पर आपने लिया कि नहीं लिया आपकी मर्जी है। दूसरी बात, आपने सर्विस ले भी ली तो संकट का आन को रोक देना ये हमारी गारंटी नहीं है, पर संकट अगर पड़ जाए तो हम उससे बाहर निकालना ये जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है और हम पूरा जोर लगा देते हैं। मैंने पिछले अपने कार्यक्रम में भी कहा था,
हम आपके दोस्त हैं, हम आपके भाई हैं, हम आपके गार्जियन के रूप में आपको देखते हैं कि भाई अगर हम अपने मेरे मित्र हैं तो हर हालत में अपने उस मित्र को बचाना पड़ेगा। चलिए, आपसे बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल आगे भी हैं, लेकिन पहले कॉल ले लेते हैं। ब्रिजभूषण जी दोबारा से जुड़ चुके हैं दिल्ली से। हेलो हेलो, बताइए ब्रिजभूषण जी। हाँ, मैं ब्रिजभूषण खड़े प्रगति विहार हॉस्टल न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी बताइए। पहले तो मैं आलोक जी को बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा जो आविष्कार उनका है और आम आदमी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। चूंकि मैं इस बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ, तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से आपका ये सिस्टम काम करता है और आम आदमी, मेरे जैसे आदमी का किस तरह से इसका लाभ ले सकते हैं। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद खरे साहब कि आपने हमें याद किया, आपने हमें कॉल किया। इस सर्विस के बारे में बहुत सारी जानकारियां हम आपको देंगे, तुरंत देंगे, सिर्फ 5 मिनट धैर्य कर लीजिए। वैसे बताना आपको चाहते हैं कि IMSF सेवा की बनावट ऐसी है कि इसको भारत देश को आगे बढ़ाने में, भारत देश में जो सुरक्षा का माहौल है उसे कई गुना आगे बढ़ाने में, कहीं ना कहीं समझिए तो भारत को विकासशील से विकसित देशों की कतार में खड़ा करने के लिए हमारा ये प्रयास है। हम ये चाहते हैं कि हर एक भारतीय गर्व से कहे, हर एक भारतीय हिम्मत से कहे, निडर होकर कहे कि हाँ, IMSF, मैं सुरक्षित हूँ। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कुछ हम लोगों ने किया कैसे है। बड़ी बातें नहीं है, हम जो कुछ भी हम लोगों ने किया है वो सीधा सीधा हम बोले तो कानून का सहारा लिया। कानून में जो उपलब्ध प्रावधान है, जो हमारा कॉमन सेंस है, जो हमारा लॉजिक है, उन सब को मिला जुला करके हम लोगों ने बनाया है IMSF। चलिए, और ब्रजभूषण जी, जो आपका सवाल था कि इस आप सर्विस का लाभ किस तरीके से उठा सकते हैं, क्योंकि वाकई में आलोक जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इतने सारे फोन कॉल्स हमारे पास आए हैं, क्योंकि नए व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम के माध्यम से।